हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स में अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा, यानी विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है। उस वाले चैप्टर में आज का जो लेक्चर है सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये बहुत बार पूछा जाता है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरेटिकल भी बनता है, ये पूछ लेता है। इसलिए इस प्रश्न को तो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा किरचॉफ का नियम हो गया, कूलॉम का नियम वगैरह। कूलॉम का नियम तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, गॉस की प्रमेय हो गई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जो हर बार हर साल किसी न किसी सेट में आपको पूछ ले जाते हैं, हर साल आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है किरचॉफ का नियम, यानी कि किरचॉफ का नियम क्या होता है, कितने होते हैं, है नहीं, और ये दिए क्यों, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको पता है ये वीडियो का लेक्चर नंबर 67 में है। बाकी के जो वीडियो हैं आपको पढ़े हुए हैं, जाकर के देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएं। आज की इस वीडियो में केवल हम देखेंगे किरचॉफ के नियम के बारे में देखेंगे, किरचॉफ ने अपने नियम जो दिए थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। हम यहाँ पर बात करेंगे। किरचॉफ जो थे एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे किरचॉफ। इन्होंने 1842 में, कितने में? 1842। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1842 में क्या किया था, अपना एक नियम दिया। वैज्ञानिक का नाम क्या था? किरचॉफ ही नाम था उनका। क्या नाम था? किरचॉफ। वैज्ञानिक का नाम था किरचॉफ। ये भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे आपके? ये भौतिक वैज्ञानिक, यानी 1842 में भौतिक वैज्ञानिक किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए। अपने दो नियम दिए। किरचॉफ ने क्या किया था, अपने एक दो नियम दिए थे 1842 में। अब देखिए ये नियम दिए क्यों। ये जो नियम दिए थे इन्होंने, किरचॉफ ने अपने, वो दिए थे जटिल परिपथों को हल करने के लिए। जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो नियम दिए थे। उन नियमों को किरचॉफ के नियम के नाम से जाना गया। ठीक है नहीं, यानी 1842 में दिया था। एक भौतिक वैज्ञानिक थे। क्लियर, यहाँ तक तो होना चाहिए। यहाँ पर किरचॉफ ने अपने क्या नियम दिए थे? दो नियम दिए थे। किरचॉफ ने कितने दिए थे? दो नियम। तो क्यों दिए थे? जटिल परिपथों को हल करने के लिए। जटिल परिपथ कैसे हो सकते हैं, समझ लीजिए। आपके ऐसा हो सकता है कोई परिपथ इस प्रकार से हो, ऐसे धारा हो उसमें, इस प्रकार से धारा जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस प्रकार से मतलब ऐसे आ रही है धारा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ से जा रही है, फिर यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आ रही है, ऐसे करके जा रही है। तो यहाँ से हमें क्या करना, धारा का मान वगैरह निकालना होगा। तो ऐसे परिपथों को हल करने के लिए, जटिल और भी परिपथ होते हैं, उनको हल करने के लिए किरचॉफ ने अपना नियम दिया था। उसको हम कहते हैं किरचॉफ के नियम। क्लियर, तो किरचॉफ ने अपने यहाँ पर दो नियम दिए थे। चलिए हम पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम था संधि का नियम। प्रथम नियम, इसे संधि का नियम बोला जाता है। संधि नियम, इसे धारा नियम बोला जाता है। धारा नियम। ठीक है, पहला नियम दिया था, प्रथम नियम यानी कि संधि का नियम दिया था इन्होंने। इसे हम शॉर्ट में KVL के नियम, KCL के नियम से जानते हैं। KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर, तो प्रथम नियम क्या कहता है समझिए। पहले से डायग्राम समझिए, थ्योरेटिकल तो आप समझ ही लेंगे। किरचॉफ ने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक तार है, इससे धारा आ रही है आपकी। ठीक है नहीं, दूसरा तार यहाँ पर आया, इससे भी आपकी धारा आ रही है। मान लीजिए यहाँ से धारा आई है I1 और यहाँ से आ रही है आपकी I2। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ से भी आपकी क्या हो रही है, धारा आ रही है, मान लीजिए I3। अब यहाँ से धारा इस प्रकार से चली गई यहाँ से, और इस प्रकार से चली गई यहाँ से धारा। तो मान लीजिए यहाँ पर I4 धारा और ये तुम्हारी I5। अब यहाँ पर उन्होंने बताया था कि देखिए यहाँ पर जो धारा आ रही है, ये धारा आ रही है, तो हमें धारा का मान निकालना होता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना नियम बताया था। किरचॉफ ने क्या दिया था कि जो संधि पर ये क्या थी, यही देखिए संधि होती है जब कोई भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो तारों को मोड़ दिया जाता है तो तार संधि बोलते हैं। मतलब तारों को ऐंठ दिया जाता है छील करके और ऐंठ देते हैं तो संधि कहते हैं उसे। तो यहाँ पर तारों संधि हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है कि इन तीन तार के माध्यम से धारा आ रही है और दो तारों के माध्यम से धारा जा रही है। ठीक है नहीं,
तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से ये वाली धारा जो होगी आने वाली और ये वाली धारा होगी जाने वाली। तो इन्होंने बताया था कि संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा सदैव बराबर होती है। ये इनका नियम कह रहा है। संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। यह इन्होंने ये बताया था कि किसी विद्युत परिपथ, ये परिपथ तो होगा एक, तो परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। ये भी बताया था इन्होंने। तो समझिए कैसे, ये धारा यहाँ से आ रही है, ये वाली धारा, तो आने वाली धारा का लीजिए, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कीजिए। तो इसका मतलब यह है कि आने वाली धारा जाने वाली धारा सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती है। ये इन्होंने बताया था। तो आने वाली धारा है आपकी, देखिए यहाँ पर I1 प्लस यहाँ पर आपकी तो दूसरी है I2 प्लस I3, ये आने वाली धारा है, बराबर। जाने वाली धारा कौन सी है, ये वाली है I4 प्लस I5, इस प्रकार से। तो जाने वाली धारा हो गई ये वाली धारा तुम्हारी हो गई आने वाली, और ये वाली धारा हो गई आपकी जाने वाली। तो ये हो गई आपकी आने वाली धारा, ये हो गई आपकी जाने वाली धारा, जाने वाली धारा हो गई। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा कहाँ से, संधि से। संधि पर आने वाली, संधि से जाने वाली धारा सदैव बराबर होती हैं। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो इसे I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको इधर लेके आओ तो माइनस लग जाएगा, I4 माइनस I5, इधर क्या बचा, 0। इसका मतलब ये है कि ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, I4 प्लस I5 बराबर 0। यानी कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कीजिए, वो क्या आएगा, निकल के 0 आएगा। तो ये भी इनका नियम कहता है। तो इनका नियम, संधि का नियम यही कहता है, यानी कि किसी संधि पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा सदैव कैसी होती है, बराबर होती है। संधि धारा को खाएगी तो है नहीं, आवेश को खाएगी तो है नहीं। इसका मतलब जितना धारा आएगा उतना धारा को निकाल देगा बाहर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जितनी धारा आया, मान लीजिए यहाँ से आया आपका 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर ही जाएगा, 5 इसमें जाएगा, 5 इसमें जाएगा, या मान लीजिए 6 इसमें जाएगा तो 4 इसमें जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध के हिसाब से जाएगी धारा इसमें। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर धारा का क्या होगा, मतलब प्रवाह होगा, जितनी धारा आएगी उतनी धारा जाएगी। तो ये नियम जो था, ये नियम प्रथम नियम कहलाया। इनका क्या कहलाया, प्रथम नियम। संधि पर आने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा सदैव बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए हम इसका एक नियम लिख देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल के माध्यम से उसको समझ लेंगे। देखिए स्टूडेंट, नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार संधि पर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। जितनी धारा जा रही है उसको चिन्ह के साथ लीजिए, और जितनी धारा आ रही है उसको भी चिन्ह के साथ लीजिए। आने वाली धारा को प्लस कर ले लिया, यहाँ पर हमने देखी यहाँ पर ये, और जाने वाली को भी प्लस में लिया, परंतु बराबर है। तब इधर लेके आए तो चिन्ह के साथ लेना पड़ता है या माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग करेंगे वो 0 आएगा। तो इसके ये कहते हैं सिग्मा I बराबर 0। इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। क्लियर। यहाँ पर आने वाली धारा जे वाली है, तो आपको लिखना कैसे बोर्ड में, वो आपको देखना है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, सिग्मा I जो है इसे हम एक बार लिखना है इनकमिंग धारा कौन सी है, आने वाली। तो ये हो जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस I3, और सिग्मा I आउट गोइंग कौन सी है, आउट गोइंग जाने वाली कौन सी है, I4 प्लस के I5, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं, आने वाली धारा था जाने वाली धारा सदैव बराबर होगी, है ना, वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिग्मा I इनकमिंग बराबर होगा सिग्मा I आउट गोइंग, इस प्रकार से। तो सिग्मा I इनकमिंग और सिग्मा I आउट गोइंग ये क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि आने वाली धारा ये होती तुम्हारी आने वाली धारा का बीजगणितीय योग, और ये क्या है तुम्हारा, जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग। क्लियर। ये वाला जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है ये जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग। तो आने वाली धारा जाने वाली धारा सदैव कैसी होती है, बराबर होती है। तो ये इसका नियम होता है। क्लियर स्टूडेंट।
एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यह जो नियम होता है नोट पॉइंट में डाल लेना, यह नियम किस पे आधारित होता है? आवेश संरक्षण पे आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि इसमें आवेश नष्ट नहीं हो रहा है, जितना आवेश आया उतना ही आवेश जाएगा, इसलिए ये नियम जो होता है आवेश संरक्षण पे आधारित। तो ये प्रथम नियम हो गया इसका। क्लियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रथम नियम हो जाता है। आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा सदैव कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और मैं बता ही दिया था मैंने कि ये वाली धारा इसके बराबर होगी। क्लियर? तो यानी कि जब इसको ये बराबर करते हैं, यहाँ पर I1 + I2 + I3 बराबर I4 + I5, इधर लेके आएंगे इसको, तो I1 + I2 + के I3 - के I4 - के I5 फर्क बना होगा 0। तो इस प्रकार से बन जाएगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो ये हो गया, तो इसका पहला नियम हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से इसको रब करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन समझते हैं। आप समझ सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर देखिए ये धारा आ रही है, ये भी धारा आ रही है, ये भी धारा आ रही है, और यहाँ से देखिए ये आई है, इसका मान हमें निकालना है धारा, और यहाँ से जा रही है, यानी तार है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये निकालना है कि इस धारा का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? सिग्मा आई इनकमिंग, ठीक है नहीं, और सिग्मा आई आउटगोइंग, जाने वाली धारा आने वाली धारा बराबर है, आने वाली धारा जाने वाली धारा। तो कौन कौन सी धारा आ रही है उसको निकालना। तो सिग्मा आई कैसे निकालेंगे? तो सिग्मा आई निकालिए, जो धारा आ रही है, तीर निशान बन रहे हैं, आप देखिए इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा आ रही है, तो सिग्मा आई जो होगा यहाँ पर, सिग्मा आई इनकमिंग जो होगी, इनकमिंग वो कितनी होगी? जोड़िए 4 + 5 + 6 कितना हो गया ये? 15 एम्पियर टोटल, इतना हो गया ना, 15 एम्पियर। अब आउट गोइंग की बात करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? आउट गोइंग, जाने वाली धारा कितनी है भाई? आउट गोइंग की बात करेंगे, जाने वाली धारा ये है, आई दिया है, इसका तो निकालना है मान, 6 दिया है + 4 दिया है, जोड़ो कितना हो गया ये हो गया यहाँ पर आई + 10 हो गया। अब आपको पता है आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है, तो 15 बराबर हो जाएगा आई + 10। तो आई निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 15 - के 10, तो निकल के आ जाएगा 5 एम्पियर। तो जो धारा आपको निकल के आई देख लीजिए, इसमें ये 5 एम्पियर धारा निकल के आएगी, इसमें तार में 5 एम्पियर की धारा बहेगी। क्लियर? तो ऐसे निकालते हैं, ऐसे नियम ये लगाया जाता है, केवीएल नियम लगाता है, धारा का नियम। क्लियर? कोई भी सर्किट दिया हो ऐसा मिलता है आपको, देखने के लिए मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। पहले आप देखिए कौन कौन सी धारा आ रही हैं, उनको इनकमिंग में लिखिए, उसका विरुद्ध योग कीजिए, फिर जो धारा जा रही है उनका भी कीजिए, उनको बराबर कर दीजिए, आप निकाल दीजिए। क्लियर? इस प्रकार से होगा। शॉर्ट में मत कराना, यहाँ पर ऐसे अंदर सोच करके 5 लिखे आओ, गलत माना जाएगा, थोड़ा बहुत करना भी पड़ेगा आपको। क्लियर? चलिए, ये आपका तुम्हारा प्रथम नियम हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का एक स्पेशल नियम है, दूसरा नियम। जो नियम ये है, ये व्हीटस्टोन सेतु में लगता है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ से रब करते हैं, दूसरा नियम पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की बात करते हैं। किरचॉफ ने अपना दूसरा नियम दिया था। दूसरे नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं, बंद लूप नियम भी कहते हैं। इसे केवीएल नियम शॉर्ट में बोला जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब वोल्टेज लॉ बोल रहा है तो यहाँ पर केवल वोल्टेज की ही बात होगी। किसकी बात होगी? वोल्टेज की बात होगी, यानी कि। और दूसरा बंद लूप कह रहा है, तो एक बंद लूप में ही बात होगी जिसमें धारा बह सके, वो बंद लूप होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा था किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम देखिए, समझिए पहले। दूसरा नियम ये कहता है कि, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। कोई भी आपका यहाँ पर मान लीजिए एक सेल लगा हुआ है, ये आपका सेल है, इस प्रकार से। इस सेल से आपने एक प्रतिरोध को जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, +- ये तो मैंने इस प्रतिरोध को जोड़ा है, ये R। यहाँ इसका विद्युत वाहक बल आपको समझ लीजिए, वोल्टता जो हम दे रहे हैं यहाँ पर E दे रहे हैं इसको। क्लियर? इसमें धारा जा रही है I, यहाँ से धारा I आ रही है, इस प्रकार से। तो देखिए वोल्टता नियम ये कहता है कि जो यहाँ वोल्टता दी जा रही है, वो वोल्टता इसकी वोल्टता के बराबर होगी। ये वोल्टता दी जा रही है, ये वोल्टता इसके बराबर होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो E जो बनाया हमने, किसके लिए बनाया? केवल इसके लिए बनाया। तो इसकी वोल्टता कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से निकालते हैं।
प्रतिरोध के सिरों पर लगने वोल्टता V बराबर आई आर, यानी कि आई आर हो जाएगी आई आर। तो ये वोल्टता इसके बराबर होनी चाहिए, ये वोल्टता जो है इसके बराबर होगी। एक बंद लूप है, बंद है, कैसा है, बंद। यहाँ पर आप कुंजी लगा लीजिए इस प्रकार से, तो ये बंद हो गया, हो गया ना, हो गया, इसमें धारा बह सके। दूसरा भी समझिए, अगर आपका ऐसे दिया है, ये दो सेल आप यहाँ पर लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से, यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये दो सेल हैं, दोनों का सेल का विद्युत वाहक इसका है E1 और इसका है E2, ठीक है नहीं, इसको सेम बनाइए, इस प्रकार से बनाइए, इसका E1 है और इसका कैसे है, E2 है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। इससे आपका दो प्रतिरोधों को हमने यहाँ पर जोड़ा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है नहीं, हमने इनको जोड़ दिया यहाँ पर। तो ये है तुम्हारा R1 प्रतिरोध और ये है तुम्हारा R2 प्रतिरोध। अब देखिए ये दोनों सेल जो हैं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ एक सेल इसको वोल्टता दे रहा था, तो इसकी जो वोल्टता इसके सिरों पर लगने वाली टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगी, है ना। ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दोनों सेल मिलकर के इसको क्या देंगे, वोल्टता देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेलों की जो वोल्टता होगी वो इसकी वोल्टता जो इनके ऊपर लग रही वोल्टता उसके बराबर होगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो E1 होगा प्लस E2 बराबर होना चाहिए IR1, क्योंकि यहाँ पर धारा I बहेगी इसके अंदर से, ठीक है नहीं, तो IR1 प्लस IR2 इसके बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो यानी कि वोल्टता का नियम जो कहता है, वोल्टेज लॉ, यानी कि वोल्टेज लॉ का मतलब ये है कि यानी कि जो परिपथ है बंद लूप, हमेशा किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद लूप पर ही लागू होता है। ये भी एक बंद लूप है, ये भी एक बंद लूप है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो वोल्टता लग रही है वो इसमें लगे हुए जो भी प्रतिरोध है उसकी वोल्टता के बराबर होता है, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए वोल्टता लग रही है, इस वोल्टता के बराबर इसकी जो वोल्टता होगी तभी तो होगा बराबर। ये वोल्टता किस पर लग रही है, R1 R2 पर लग रही है, तो इनकी टोटल वोल्टता इसकी टोटल वोल्टता के बराबर होगी। ये किरचॉफ का जो द्वितीय नियम कहता है वो क्या कहता है, ये वोल्टता आपको लग रही है, विद्युत वाहक बल जो लग रहा है, ये सेल हमने लगाए हैं, ये विद्युत वाहक बल इस बंद लूप में जो भी खंड लगे हुए हैं, देखिए R1 R2 लगे हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके प्रतिरोधों तथा धारा के गुणनफलों का योगफल योग विद्युत वाहक बल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही वोल्टता का द्वितीय नियम है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम बोला जाता है, ठीक है, बंद लूप KVL नियम बोला जाता है। क्लियर, ये होता है। इसका दूसरा नियम की अगर बात करेंगे, ऐसे ही मान लो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बंद लूप की सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा E माइनस के IR बराबर 0, यानी कि बीजगणितीय योग हम कर रहे हैं यहाँ पर चिन्ह के साथ होगा, ठीक है नहीं। ये वोल्टता इसके वोल्टता के बराबर थी, इसको इधर ले आए तो यानी कि बीजगणितीय योग किया हमने, तो क्या होता है, 0 होता है। तो सभी वोल्टताएं, तो ये भी एक वोल्टता है और यहाँ पर भी लगने वाली वोल्टता, तो सभी वोल्टताओं का योग कितना हो रहा है, 0। ऐसे हम इसको भी मान सकते हैं, जैसे E1 प्लस E2 और इसे इधर लेके आओ माइनस का IR1 माइनस का IR2, तो ये सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कैसा होना चाहिए, 0 होता है। तो ये भी एक इसकी परिभाषा होती है, किसी बंद लूप के सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी बंद लूप के सभी वोल्टताओं का योग बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यानी इसका और इनका योग करेंगे 0 के बराबर आएगा, यानी कि ये जो है वो इसकी वोल्टता के बराबर है, तो इसको इधर लेके आए तो माइनस यानी 0 हो गया, उधर इधर माइनस में आ गया ये। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम होता है। क्लियर, तो चलिए मैं इस दूसरे नियम को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखना है, किसी बंद परिपथ में लगे विभिन्न खंडों, ये विभिन्न खंड हैं, विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उस विभिन्न खंडों के प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही क्या होता है, आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इसकी भाषा ही ऐसी है, आपको समझना है। आप ऐसे भी लिख दोगे ना, किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, तो ये भी मान्य होगा। किसी बंद परिपथ, बंद लूप की बात चलेगी तो बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का योग क्या होता है, 0 होता है। वैसे अगर आप इसको समझ लें तो अच्छा रहेगा, परिभाषा को समझिए एक बार फिर से। किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में
किसी बंद परिपथ में या बंद लूप में लगे विभिन्न खंड, ये लगा है आपका, लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, यानी कि जारी धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित धारा तथा उनके प्रतिरोधों के गुणनफल, उनके प्रतिरोध यानी इसका इसके साथ गुणनफल, इसका इसके साथ गुणनफल, प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग योग बीजगणितीय योग उस बंद लूप में लगे सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है ये बोल्टताएं जो इनका विद्युत योग करेंगे, इसका विद्युत योग और इनका विद्युत योग बराबर होगा। क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस नियम को यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, परिभाषा लिखनी है, किसी बंद लूप या परिपथ में लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, तो विभिन्न खंड ये हैं, इसमें प्रवाहित धारा I तथा उन खंडों के प्रतिरोध यानी R के गुणनफल के बीजगणितीय योग सिग्मा आई आर, यानी कि इसको बीजगणितीय से दिखाते हैं, यानी योग करेंगे तब उनका सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा आई आर, उस बंद लूप में लगे सभी सेलों के, यहाँ पर लिखना है आपको, कुल विद्युत वाहक बल EMF के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि सिग्मा E जो होगा वो आपका बराबर होगा सिग्मा आई आर के। क्लियर? सिग्मा ई यानी कि इनका भी तो बीजगणित करना पड़ेगा और बराबर होगा सिग्मा आई आर, जो भी खंडों में प्रवाहित धारा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा माइनस के आई आर, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। यानी कि हम कह सकते हैं वोल्टताओं का सभी वोल्टताओं का योगफल 0 होता है, तो इसे हम सिग्मा क्या लिख सकते हैं, V बराबर 0 भी लिख सकते हैं, V बराबर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विद्युत परिपथ, किसी बंद परिपथ की सभी वोल्टताओं का योग 0 होता है, सभी वोल्टताओं का योग 0 होता है। तो इसके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, या तो आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखेंगे, किसी बंद लूप के सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है, ठीक है नहीं? कैसा होता है, 0 होता है, यानी कि डेल V बराबर 0, सभी वोल्टताओं का योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखिए समझिए होता क्या है, किसी बंद लूप का क्या कहता है, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंड, किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंड में प्रवाहित धारा तथा उनके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद लूप में लगे सेल के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यही क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है, ठीक है। यानी कि किसी बंद लूप या परिपथ में लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा I तथा उन खंडों के प्रतिरोध R के गुणनफल के बीजगणितीय योग यानी सिग्मा आई आर उस बंद लूप में लगे सभी सेलों के कुल विद्युत वाहक बल EMF के बराबर होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। यही आपका क्या होता है, वोल्टता का नियम होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। किसी बंद लूप में लगे ये आपका का एक बंद लूप होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। अगर यहाँ से तोड़ दें तो ये बंद लूप नहीं होगा, यहाँ तक पूरा इसमें धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो वो क्या एक बंद लूप होता है, तो ये बंद लूप मानना पड़ता है। हम आगे सीखेंगे किरचॉफ का नियम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, ये KVL नियम कैसे लगाते हैं वो हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो वोल्टता का नियम क्या कहता है, किसी बंद लूप में या किसी बंद परिपथ में लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उन खंडों के प्रतिरोध का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब जो इनका गुणनफल करेंगे और इसका गुणनफल करेंगे तो इनका बीजगणितीय योग देखो यहाँ पे हो रहा है, ये बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के कुल विद्युत वाहक बल के
कुल विद्युत बल के बराबर होता है, या कुल विद्युत बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वोल्टता का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं इसको। ठीक है, और ये लगाते कैसे हैं वो मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, यानी कि केवीएल नियम किसी भी कोई परिपथ या होगा बंद लूप के मानते कैसे हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम है, ये वाला नियम नोट पॉइंट डाल लेना करके, ये नियम किस पे आधारित है? यह नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा थी वोल्टता की, वो ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, ऊर्जा संरक्षित है, केवल इसकी ऊर्जा इस पर आ गई है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ की जो देखते हैं E1 + E2 बराबर है IR1 + IR2, ऐसे यहाँ पर देखिए E बराबर है IR के। ठीक है, सिंपल। तो इसमें ऊर्जा क्या है? संरक्षित है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। क्लियर? तो यह नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछ लेता है कभी कभी, एक नंबर में आपको पूछ लेगा बहुविकलीय प्रश्न में आपको। ठीक है नहीं, P/Q बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में, ये बंद एक परिपथ माना जाएगा, एक बंद लूप होना चाहिए। ठीक है नहीं, बंद परिपथ में आप कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए ABCD, अब ये एक आगे बंद लूप बन गया। अगर हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? ABCDA, पुनः A पर आ जाएंगे तब आपका एक बंद लूप बनेगा। क्लियर? यहाँ से लेके यहाँ से फिर ये वापस यहीं आ जाएं, तो ये आगे देखेंगे। ठीक है, केवल समझना है किसी बंद लूप में लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, या किसी बंद वैद्युत परिपथ में लगे विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उन खंडों के प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल का मतलब यानी कि टोटल जोड़ देंगे, E1 + E2 इसके बराबर होगा। क्लियर? यही वोल्टता का नियम है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब रही बात लगाने की, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यानी कि केवीएल नियम लगाते किस प्रकार से हैं किसी भी परिपथ में। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और स्टूडेंट यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।